हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज के डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेंस बहुत नज़दीक है एंड उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो आपका जितना भी मेंस का सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा थ्रू डेली टेस्ट एंड डिस्कशन। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। राइट, यहाँ पर आपको प्रहार की हार्ड कॉपीज हो गया, डेली मेंस आंसर राइटिंग हो गया, जीएस ऐसे ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो मेक श्योर आप इन पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कीजिए। ये बैच 5 जून से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करने के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमारी जो वेबसाइट है pwonlyas.com वहाँ पर जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू NIRF। अभी देखो, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग 2-3 बार डिस्कशन किया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही है ये थोड़ा, मतलब उसी को एक लेवल आगे लेके जाता है। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नाम से सर थोड़ा समझ तो आया कि रैंकिंग की बात हो रही है हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनके रिगार्डिंग, है कि नहीं? तो थोड़ा पहले NIRF के बारे में जान लेते हैं, बाकी डेटा के बाद में फिर आएंगे। जब हम बात करते हैं NIRF की, तो NIRF दरअसल में 2015 में अप्रूव किया गया था बाय हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अब होता क्या है, अब इंडिया में देखो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आप लोग भी किसी, मान लो किसी आईआईटी से पढ़े हो, किसी एनआईटी से पढ़े हो या किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, उसका रैंक तो पता होना चाहिए कि अच्छा भैया आईआईटी बॉम्बे अच्छा है या कहीं ना कहीं आईआईटी मद्रास अच्छा है कि नहीं? IIM अहमदाबाद बढ़िया है या IIM बैंगलोर बढ़िया है, या फिर मिरांडा हाउस अच्छा है या हिंदू कॉलेज बढ़िया है। तो ऐसे रैंकिंग भी तो करनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक रैंकिंग यहाँ पे बताई जाती है, उनकी एक मेथोडोलॉजी बताई है कि क्या क्या कैसे कैसे हम रैंकिंग करेंगे। और यहाँ पर 5 ब्रॉडर कैटेगरीज हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वहाँ टीचिंग कैसी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसर्च कितना है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद आउटकम्स कैसे होते हैं, ठीक है, इंक्लूसिविटी है क्या, कहीं ना कहीं बाकी जेंडर के लिए, वुमेन के लिए भी वहाँ पे प्रॉपर है चीज़ें या नहीं है, परसेप्शन लोगों की, एक तरह का परसेप्शन कैसा है उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ना कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि लेट्स से उन्होंने बता दिया कि भैया इतने रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करे, इतने रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ डेटा ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज के जो सर्वेज होते हैं, जो थर्ड पार्टीज डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके बेसिस के ऊपर फिर उनको कंबाइन किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ये रैंकिंग दी जाती है। पॉइंट समझ आया? तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। अब ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों का वेटेज सेम है, नहीं। कुछ कुछ जगह पे मतलब ऐसे देखने को मिलता है, लेट्स से किसी का वेटेज ज़्यादा है, किसी का इंपॉर्टेंस कम दी गई है, उसके बेसिस के ऊपर हमारी ये रैंकिंग देखने को मिल जाती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सर तो रैंकिंग में इस बार आया क्या है, कौन कौन से टॉप पे आए हैं। तो देखो, जो IIT मद्रास है, ठीक है, उसको बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस बार बताया गया है और ऐसा ये पहली बार नहीं है, ये लगातार 5वीं बार ऐसा देखने को मिला है। और इसका स्कोर कितना है? 86.69। ठीक है, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब विद इन द कैटेगरीज भी तो है, तो विद इन द पहले विद इन छोड़ो, पहले पहले ये देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आया IISc बैंगलोर जो है, और तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस कौन से हमारे? IIT मद्रास, फॉलोड बाय IISc बैंगलोर एंड फॉलोड बाय थर्ड IIT दिल्ली। ठीक है सर, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब विद इन दिस कैटेगरीज हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपकी IISc बैंगलोर ही है। उसी तरह से कॉलेजेस के अंदर हम बात करें तो आपका जो दिल्ली के अंदर मिरांडा हाउस है वो टॉप पे है, फॉलोड बाय हिंदू कॉलेज एंड तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। ये टॉप 3 कॉलेजेस हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो IIM अहमदाबाद है वो टॉप पर है, फॉलोड बाय IIM बैंगलोर और तीसरे नंबर पे आपका IIM कोईकोड। ठीक है, ये टॉप 3 यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। उसी तरह से फार्मेसी की फील्ड के अंदर आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया। हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये तो अनडिस्प्यूटेड है, जो एम्स दिल्ली है वो टॉप पर आ गया। उसी तरह से डेंटल कॉलेजेस के अंदर आपका जो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, ये डेंटल के अंदर टॉप पे आता है। इसी तरह से और भी देखो, आप लॉ का देखना चाहो तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर हो गया, ठीक है ना। तो आप नोटिस करो कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें ना तो वो IIT मद्रास ही है और लगातार 8वीं बार ही हमें देखने को मिला है। रिसर्च कैटेगरी के अंदर IISc बैंगलोर हो गया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अंदर IARI जो इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली के अंदर वो हो गया। तो इस तरह से सारी ये रैंकिंग है। इनोवेशन के अंदर आपको IIT कानपुर टॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ रैंकिंग्स थी, ठीक है ना। हर कैटेगरी के अंदर हमने रैंकिंग्स को देखा, समझा उनको, और साथ साथ NIRF क्या है, कैसे ये वर्क करता है, वो भी समझा। तो देखो, डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव्स हैं इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर हम देखते हैं।
पर कई बार ना यहाँ पे कुछ लोग ना क्वेश्चन उठा देते हैं। सर कैसे सवाल? सवाल ये कि भैया क्या इन सभी पांचों पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आप ये बता पाओगे कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन बढ़िया है या नहीं है? देखो और भी तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर हमने लिख लिए ही नहीं, ठीक है ना? क्या सिर्फ रिसर्च अच्छी हो रही है या फिर कितने वहां पे रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं, क्या ये एनफ है क्या कि मतलब वो बता दे कि इंस्टीट्यूशन अच्छा है या खराब है? नहीं, और भी वहां पे पैरामीटर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो अक्सर इस पे क्वेश्चन मार्क उठा जाते हैं कि एनआईआरएफ में जो क्वालिटी पैरामीटर्स है ना वो काफी कम होते हैं। दूसरा ना कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग ना हर पर्टिकुलर चीज को सेम नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि मतलब हमने ठीक है ना, अब इतने इतने डिफरेंट चीजें हैं तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे वर्क जनरली नहीं करती है, ठीक है ना? बट ये यहाँ पे हमने इसको यूज किया, जो इतने सारे पैरामीटर्स को यूज किए, तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं। तीसरा देखो, याद करो हमने थोड़े दिन पहले ना जब मैं आपको डिस्कस करा था जो गाइडलाइंस के बारे में, तो वहां पर एक्रेडिटेशन के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। आप सब जानते हो ना NAAC की एक्रेडिटेशन, आप जानते हो, ठीक है, असेसमेंट जो करता है। अब काफी सारे इंस्टीट्यूशन में क्या देखा गया ना कि भैया उनकी जो असेसमेंट है NAAC की या जो एक्रीडेशन है वहां पर उनके अच्छा स्कोर है, मतलब उनको ए ग्रेड दे दिया गया है, पर रैंकिंग के अंदर इनके खराब नंबर्स हैं। तो क्या ये अच्छे से हम रैंकिंग अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहे, या NAAC की जो असेसमेंट है वो खराब है कि नहीं? तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कुछ बार ना लोग जो एक तरह से ठीक है इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाते हैं वो इन पैरामीटर्स के ऊपर उठाते थे। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है, KMTR करके भी इसको जानते हैं। अभी न्यूज में क्यों था? देखो KMTR इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक एलिफेंट था अरिकोम्बन, इसको कैप्चर कर लिया गया है, ठीक है ना, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है KMTR के अंदर। अब सर KMTR है कहाँ पे? ये आपको सदर्न वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएगा, इन तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। KMTR को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 के अंदर। उस टाइम पर कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंदनथुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पे कंबाइन किया गया था, फिर यहाँ पे KMTR बन गया। अब ध्यान में रखना क्या है, जो KMTR है ना वो तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। सर तो सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? देखो वो आपको सत्यमंगलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु के अंदर। सेकंड नंबर पे आ गया आपका कौन सा? KMTR। पहला टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, ठीक है, अगस्त्यमलाई। जैसे आप जानते हो ना कि जैसे आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ध्यान रखना नीलगिरी का पार्ट नहीं है ये, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पे पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरह से एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करी गई KMTCF यानी कि कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे वो कंजर्व करी जा पाए। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, जैसे ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, ड्राई डेसिडुअस हो गया, मॉइस्ट डेसिडुअस में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता क्या है, KMTR को रिवर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर क्यों ऐसे क्यों जाना जाता है? देखो इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि यहाँ पर से रिवर थामिराबरानी और साथ साथ 13 और रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो डेफिनेटली बोलेंगे ही इसको रिवर सेंचुरी, है कि नहीं? एंड साथ साथ फोना के अंदर आपको लेपर्ड्स, एलिफेंट, नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर और वाइल्ड बोर ये देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गुमटीज। देखो आप जानते हो उड़ीसा के रिगार्डिंग जो इंसिडेंट हुआ अभी, ठीक है, तो आप सभी ने उसको फॉलो ही किया है। तो वहां पर इस तरह के वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। इवन हमारी टीम की तरफ से ना आपको एक यूट्यूब वीडियो भी वहां पर प्रोवाइड किया गया जहां पर कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या रीजंस रहे उसके पीछे, ठीक है ना, ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। पर गुमटीज वाला पॉइंट है, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो गुमटीज ना आप सभी समझते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना कि मान लो एक लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है ना, या फिर स्टेशन के पास में एक इस तरह का कैबिन्स होता है, एक तरह सा रूम हो कह सकते हो। इस रूम के अंदर होता क्या है सर? इस रूम के अंदर ना आपका रेलवे का इक्विपमेंट होता है। समझने की कोशिश करना, जैसे आप जानते होंगे ना, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के पीछे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब ये गुमटी न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि पहले ना बहुत सारी कुछ लोगों ने बोला कि यार शायद ना यहाँ पर जो सिस्टम पड़ा रहता है गुमटीज के अंदर, वहां पर हो सकता है कुछ सिग्नलिंग की इंटरफेरेंस करी हुई हो, ठीक है ना, तो ये इस वजह से न्यूज में था। अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे रेलवेज है उसने ये बोला है कि यहाँ पर ना हम डबल लॉकिंग अरेंजमेंट करेंगे। डबल लॉकिंग अरेंजमेंट क्यों? मतलब 2 बार लॉक होगा, डबल लॉक अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम नहीं चाहते ना यहाँ पे कोई छेड़छाड़ हो। अगर मान लो ये सच में छेड़छाड़ वाली बात ठीक
ठीक है ना, ऑल्दो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, पर मान लो अगर छेड़छाड़ वाली बात ठीक है तो बहुत मेजर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन बनाने के लिए हमने क्या है कि यहाँ पर 2 लॉक्स होंगे। यहाँ पर होगा क्या, एक लॉक जो होगा ना वो एक एक लॉक जो होगा वो वहां पर उसके पास उसकी चाबी होगी, किसके पास, आपके स्टेशन मास्टर के पास, और दूसरी चाबी होगी सिग्नल मेंटेनर के पास, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ऐसी कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो जैसे ही ये रिले रूम्स को ओपन या क्लोज किया जाता है तो उस टाइम पर एक एसएमएस अलर्ट भी आएगा। तो ये सारे क्या इंश्योर कर रहे हैं कि गोमतीस की प्रोटेक्शन करी जा पाए, कुछ ऐसा यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ना हो। तो इस वजह से रेलवे ने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करी है। ठीक है ना। साथ में ही यहाँ पे इंश्योर किया गया कि 1 महीने लंबी एक सेफ्टी ड्राइव चलेगी ताकि ये चीज करी जा पाए। ठीक है, चेक किया जाएगा कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी पॉइंट्स हमें गोमतीस के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। कई बार कुछ ना इजी क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि गोमतीस न्यूज में था, किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कुछ लोग ना कवच के बारे में पूछ रहे थे। देखो कवच भी वैसे तो हमने उस वीडियो में कवर कराई है कि कवच क्या होता है, जो अलग से वीडियो आई है कि क्या रीजन रहे उड़ीसा के एक्सीडेंट के पीछे। पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि होता क्या है ना कि मान लो एक सेम ट्रैक है, सेम ट्रैक के ऊपर मान लो एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है। तो ऐसे टाइम के ऊपर ना क्या होगा, कवच को डिजाइन किया गया है कि इनके बीच में कोई भी टक्कर ना हो। कवच मान लो इस पर, इसके लिए रिक्वायरमेंट पता क्या है, कवच इस पर्टिकुलर ट्रेन के ऊपर भी होना चाहिए, इसके ऊपर भी होना चाहिए। दोनों ट्रेन के ऊपर अगर मान लो लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देगा। ठीक है, जो कवच है एक इंडिजीनियस है, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ब्रेक्स लगा देगा ताकि इंश्योर हो जा पाए कि यहाँ पर ट्रेन के बीच में जो टक्कर होने वाली थी वो ट्रेन के बीच में टक्कर ना हो। अब होता क्या है, मान लो ट्रेन जो है ना कहीं अपने रेड सिग्नल को क्रॉस कर देती हैं, तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली कवच सिस्टम एक्टिवेट होता हुआ इनके बीच में जो टक्कर होती है उसको रोकने की कोशिश करता है। ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर ना चांसेस लगभग ना के बराबर है कवच सिस्टम के थ्रू। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि एक 10,000 साल में कोई एक घटना हो सकती है, इतना यहाँ पे कवच यहाँ पे सॉलिड प्रूफ है। अब ये वाला जो सिस्टम था, मतलब तो आप लोग सोच रहे होंगे सर उड़ीसा का एक्सीडेंट कैसे हो गया। देखो एक तो पहली बात उनके कवच सिस्टम लगा भी नहीं हुआ था, दूसरी बात है अगर कवच सिस्टम आप पे होता भी ना तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो नहीं काम कर पाता। रीजन बीइंग ये था कि वो कवच तब काम करता है जब आप सेम कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर होते हो, सेम उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर तो क्या हुआ कि हमारी जो एक ट्रेन थी वो साइड वाले पे उस पर चली गई ना, तो उसके बाद वो तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का फॉल्ट था, ना कि यहाँ पे कवच सिस्टम का। और पिछले वाली ट्रेन के ऊपर टक्कर लगना, उसमें ज्यादा कुछ इसमें कवच सिस्टम का रोल नहीं था। ठीक है ना, मतलब हो नहीं सकता था। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। एक आखिरी बात और है कि कवच सिस्टम को बनाया किसने है, ये बनाया है आरडीएसओ के द्वारा। आरडीएसओ क्या है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग गुमटीज जो हमें पता होने चाहिए थे और हमने कवच भी अच्छे से समझ लिया है। अगला टॉपिक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, लार्ज हेड्रॉन क्राइडर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप इमेजिन कीजिए एक एटम को। ठीक है सर एटम के बारे में तो हम सब जानते हैं। आप जानते हो कि जैसे मान लो एक एटम है, तो एटम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उसमें अंदर आपको इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, आपका न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब हमारे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात नोटिस करी और नोटिस किया कि यार इनका मास कैसे अलग है। ठीक है, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इतना मास कम क्यों है, वेर एज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, मतलब न्यूट्रॉन का तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो वो इंटरेस्टेड थे कि इनका मास ढूंढने के अंदर। फिर मास चलो ढूंढ लिया, पर साथ ही साथ कि भैया इतना ही मास क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है, इससे कम क्यों नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे इनके सामने ऐसे क्वेश्चन आए। फिर इसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज निकली ना वो ये थी कि एक ना यहाँ पर हमें एक फील्ड देखने को मिलती है। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लो ऐसी ना एक फील्ड है यहाँ पे इस तरह से कोई। ठीक है, अब इस फील्ड में ना एक पार्टिकल है, मतलब इस फील्ड के रिगार्डिंग हमें एक पार्टिकल देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, हिग्स बोसोन पार्टिकल। वो इस फील्ड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब भी मान लो इस पर्टिकुलर पार्टिकल के इंटरेक्शन में कोई और पार्टिकल आता है तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक मास जनरेट होता है। समझने की कोशिश करो, ये है हमारा एटम। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि एक हमारे जो भी अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो होते हैं। अब एक फील्ड देखने को मिलती है इसके आसपास। ठीक है, ये फील्ड का नाम क्या है, हिग्स फील्ड। ठीक है, अब इस हिग्स फील्ड में ही हमें एक डिफरेंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें एक होता है हिग्स बोसोन पार्टिकल। अब जब भी कोई और एलिमेंट, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, वो इस हिग्स बोसोन पार्टिकल के इंटरेक्शन में आएगा, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक मास जनरेट होगा।
तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो इसी इंटरेक्शन की वजह से है। अगर मान लो ये हिग्स बोसन पार्टिकल किसी चीज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है तो क्या होगा, उसका मास ज्यादा। अगर कम इंटरेक्ट करता है तो उसका मास कम। अगर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है तो वहां पे मास जीरो। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर क्या होना, हिग्स बोसन पार्टिकल एक तरह का ऐसा पार्टिकल है जो बाकी लोगों को मास बांट रहा है, ठीक है, सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और बेसिस ऑफ दैट इंटरेक्शन वहां पर हमें वो मास दूसरे पार्टिकल्स को इंपार्ट करता हुआ देखने को मिल जाता है। अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये प्रूव हो गया, बेसिकली ये पता लग गया कि हाँ, ये मास इतना ही क्यों है, इतना मास इसीलिए है क्योंकि उतनी ही इंटरेक्शन कहीं ना कहीं उसकी हिग्स बोसन पार्टिकल के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, ठीक है। हिग्स फील्ड आप ध्यान में रखिएगा, हिग्स बोसोन पार्टिकल ध्यान में रखिएगा, इसी का ही नाम आप गॉड पार्टिकल भी सुनते हैं। तो काम क्या है, कहीं ना कहीं बाकियों को यहाँ पे ये मास देता है ऑन द डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उनके बीच में कितनी इंटरेक्शन हो रही है। अब सर जो हमारे साइंटिस्ट थे वो और क्यूरियस हो गए कि भैया इसको हम डिस्कवर करें, कैसे इसको पाएं। तो डेफिनेटली इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, उसी का नाम है क्या, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। मतलब इसको अच्छे से प्रूफ करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो होता क्या है ना, आपकी जो प्रोटॉन्स की बीम है वो बहुत तेजी से यहाँ पे अलग अलग मशीन से आती हैं, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड की होती हैं, ठीक है सर। अब जैसे ये फास्ट स्पीड्स की जो बीम है ये आपस में जब जाके यहाँ पे टकराएंगी तो क्या होगा, इस टकराने की वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो टकराना है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, ये बस 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड का भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसके लिए टकराए हैं। अब ऐसे टाइम के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल जनरेट हुए, उस टाइम पर हमने उनको स्टडी करा कि हाँ, हिग्स बोसन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, गॉड पार्टिकल। क्लियर हुआ? तो लार्ज हाइड्रोन कलाइडर उसी के लिए है। तो आप थोड़ा इसको अगर हम पढ़े तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि हिग्स फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ किसकी बात हो रही है, हिग्स बोसोन पार्टिकल की बात हो रही है। एक तरह की ये फील्ड होती है जो कि दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गया, इन सभी को। इलेक्ट्रॉन तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो हिग्स बोसोन ही है, जितना ज्यादा हमें कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इसके साथ देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा इसका मास हमें देखने को मिल जाता है। हिग्स बोसोन एक टाइप का तरह का क्या है, बोसोन है, एक फोर्स है जो यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल को यहाँ पे कैरी करती है। बाकी सारी चीजें हिग्स फील्ड क्या होती है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। और लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर क्या है, ये भी हम समझ चुके हैं कि कैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। इसका काफी लंबा प्रोसेस रहा बनाने का इसको, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर को। यहाँ पर क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स को टुगेदर हम स्मैश करते हैं ताकि ऑब्जर्व कर पाएं। और ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से बना हुआ है, जहां पर हमें टेम्परेचर आप देख सकते हैं -271 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर और साथ साथ हिग्स बोसन पार्टिकल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इनको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा इनका क्या सही आंसर होना चाहिए। उसी तरह से 2-3 ट्रू और फॉल्स है, इनका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में सही आंसर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, कल मैंने आई थिंक आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है, सी सेट के रिगार्डिंग। इसको भी एक बार क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है ए बी सी वर्क इंडिपेंडेंटली और वो इतने दिनों के अंदर काम कर सकते हैं। ए काम करता है सिर्फ मंडे को, बी काम करता है सिर्फ ट्यूसडे को, सी काम कर सकता है सिर्फ वेडनेसडे को, ठीक है। फिर वापस ए थर्सडे काम करेगा, बी फ्राइडे, सी सैटरडे, इस तरह से ये चीज चलती रहती है। तो हमें पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम खत्म होगा और कौन सी डे ही होगा उस दिन। देखो समझने की कोशिश करो, ए बी और सी का डेज क्या है, 8, 16 और 12। इनका एक बार एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, मैं एफिशिएंसी मेथड को यूज कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो एलसीएम क्या हुआ, 8, 12 और 16 का, ये आप जानते हो 48 हो गया। तो अगर मान लो ए काम कंप्लीट करता है 8 दिन के अंदर, ठीक है ना, और टोटल वर्क मैं मान रहा हूं ये है टोटल वर्क हो गया आपका 48। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ए काम कर रहा हो 6 यूनिट पर डे। खुद सोचो ना, अगर टोटल काम है 48 और ए काम कर रहा है 8 यूनिट, मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 6 यूनिट। बिल्कुल सही है। बी का कितना दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 16 दिन। तो बी कितने दिनों में कर रहा होगा, 48/16, तो यानी कि 3 यूनिट पर डे बी का काम हो गया, है कि नहीं। उस तरह से सी की बात करें, सी को लगते हैं 12 दिन और टोटल काम है 48, तो बी कितना यूनिट काम करता होगा, 4 यूनिट पर डे। ठीक है सर, ये समझ आ गया। 6 यूनिट काम करता है ए, बी करता है 3 यूनिट, सी करता है 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो पहले दिन काम कर रहा है ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ऐसे 3-3 के पेयर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं सर।
अब मुझे बताओ ए बी और सी मिलकर मान लो 3 दिन में कितना काम करते हैं। पहले दिन काम किया ए ने 6 यूनिट, दूसरे दिन बी ने 3 यूनिट, तीसरे दिन 4 यूनिट, तो 6 3 4, ये टोटल कितना हो गया 13 यूनिट। कहने का मीनिंग क्या, 3 दिन लगे बेसिकली, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इन 3 दिनों के अंदर टोटल काम कितना हुआ 13। हमें टोटल काम करवाना कितना है 48 डेज, तो 13 का एक बार टेबल काउंट करो, तो 13 इंटू 3 39 होता है, 13 इंटू 4 क्या होता है आपका 52, है कि नहीं। 48 इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो यहां तक हम देख लेते हैं कि हाँ यार ये 39 यूनिट तक तो काम करेंगे करेंगे बेसिकली। अगर 3 दिन लगते थे 13 यूनिट के लिए, तो 39 क्या होता है 13 इंटू 3, तो 3 दिन यहाँ पे लग रहे थे, तो 3 3 कैसे सेट बनेंगे ना, तो 9 दिन तक तो हो गया काम कितना 39 यूनिट का। बाकी बचा कितना, टोटल काम कितना था हमारा 48 था ना, 39 काम हो चुका है, बाकी बचा काम कितना है 9 यूनिट काम बचा हुआ है। और दिन कितने हो गए हमारे 9 दिन हो चुके हैं। अब 9 दिन 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट यहाँ पे काम हो गया, तो आपका बचा कितना 3, और 3 यहाँ पे हो गया। तो कहने का मतलब 9 दिन ऑलरेडी थे, उसके बीच में 10th डे 11th डे, यानी कहने का मतलब 11 दिन लगेंगे टोटल इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरी स्टेटमेंट जो कह रही है ना 10 दिन लगेंगे, नहीं, यहाँ दिन कितने लगेंगे आपके 11 दिन। ठीक है, अब हमें देखना है कि यार काम शुरू हुआ मंडे को, अब मंडे के बाद 11 दिन टोटल कितने दिन होते हैं, तो आप काउंट करो। मंडे से अगर आप काउंट करोगे तो अगले संडे तक 7 दिन, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो बिल्कुल 11 दिन थर्सडे को ही होंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि थर्सडे को काम कंप्लीट हो जाएगा, पर यहाँ 10 दिन नहीं आएगा, ये आएगा 11 दिन, तो इसलिए स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, ठीक है ना, बट आप खुद जानते हो ऐसे क्वेश्चन हमने अपने जो कहीं ना कहीं हम अपने सीरीज में करते हैं, वहां पर काफी डिस्कशन इसके रिगार्डिंग कर रखा है। अब इसी तरह से आज मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कल मैंने आपको 2 होमवर्क और दिए थे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ इंडियन फ्लैप शेल के बारे में पूछा था, क्या यहाँ पर ये प्रेफर करते हैं सैंड और मड बॉटम, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है, तो क्या ये फ्रेश वाटर है, बिल्कुल। साथ ही ये एक्टिव होती हैं डे के टाइम, क्या ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सर यहाँ पे करेक्ट तो है, पर क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ये, नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, ये तो अलग स्टेटमेंट बात करिए, कुछ अलग बात करिए, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। पर यहाँ पर इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स भी देख लो क्विकली एक बार। उल रिवर की बात करें, क्या ये धौलागिरी रेंज में ओरिजिनेट होती है, द आंसर इज फॉल्स। कहां पर सा, ये हमें थामसर ग्लेशियर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि धौलाधार रेंज में है, समझ रहे हो। दूसरा इवेपोट्रांसपिरेशन, क्या ये सोलर रेडिएशन से इफेक्ट होती है और लेंथ ऑफ डे से, बिल्कुल करेक्ट है ये बात, तो ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे आज का जो हमने डिस्कशन करनी थी। क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा सर आज, हमने पढ़ा आज NIRF की रैंकिंग्स के बारे में, हमने जाना कि कैसे ये पर्टिकुलर रैंकिंग्स थी, ये कब स्टार्ट हुई थी 2015 के अंदर, हमारी मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर हमें 5 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी नोटिस किया कि जैसे IIT मद्रास है वो टॉप पे था, फॉलोड बाय ISC बैंगलोर एंड IIT दिल्ली। बाकी और भी हमने देखे, ठीक है, जो हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी। उसके साथ ही हमने और क्या समझा, आज हमने समझा KMTR के बारे में, कलक्कड़ मुंडुंथुरई टाइगर रिजर्व। हमने देखा कि कैसे ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिली थी, ठीक है ना। हमें ये देखने को मिलता है कहाँ पे, सदर्न जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर हमें ये KMTR देखने को मिल जाएगा। इसको पॉपुलर नाम क्या है इसका, रिवर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है सर, क्योंकि यहाँ से रिवर थामिरबरानी और 13 और रिवर यहाँ से हमें ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे KMTR के बारे में। फिर हमने गुमटीज हो गया, गुमटीज के साथ साथ कवच हो गया, इन दोनों के बारे में जाना। हमने देखा गुमटीज कैसे एक तरह का जो छोटा सा कैबिन होता है लेवल क्रॉसिंग्स पे या रेलवे स्टेशन के पास में, उसको बोलते हैं, जहां पर आपका रेलवे इक्विपमेंट को वहां पे रखा जाता है। साथ साथ अब क्या हमने बात करी है, यहाँ पर डबल लॉकिंग अरेंजमेंट्स की यहाँ पे हमने बात करी है, ठीक है। कवच के अंदर हमने देखा कि कैसे RDSO की तरह इसको बनाया गया है, ये एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, राइट। हमने इसका प्रोसेस भी जानने की कोशिश करी। और आखिरी हमारा क्या था, आखिरी था हमारा लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। हमने यहाँ पे देखा कि हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या करता है, वो ऐसा पार्टिकल है जो इस हिग्स फील्ड में होता है, जो बाकियों के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हमें मास जनरेट हुआ देखने को मिलता है,
जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा हमें मास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें थोड़ा प्रूव हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी का कितना मास है, उसके पीछे क्या कारण है, वो हमने देखने की कोशिश करी। और जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है वो इसी के एक्सपेरिमेंट के साथ लिंक्ड है, इसी को फाउंड करने के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ? तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। थैंक यू।